हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो हमारा आज का पैसेज है इलास्टिक रूल्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द लेटेस्ट इटरेशंस ऑफ इंडियाज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। इटरेशंस का मतलब होता है रिपीटिशंस। ठीक है, कह रहा है कि जो अभी अभी जो भारत के प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में बदलाव किए गए हैं, मॉडिफिकेशन किए गए हैं, एक तरीके से बार बार जो चेंज किया जा रहा है, अनाउंस्ड ऑन मार्च 31, जिसकी घोषणा 31 मार्च को हुई, suggests that the government has hit a wall in its attempt to curb plastic waste collection and recycling। कह रहा है कि ये दर्शाता है कि भारत सरकार अब उस स्थिति में पहुंच गई है जहां से उसके प्रयासों में अब कोई भी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो सकती है, जिससे वो प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन और रिसाइकलिंग को कंट्रोल कर सके। कर्ब मतलब कंट्रोल करना। ठीक है, हिट अ वॉल का मतलब ऐसी स्थिति में पहुंच जाना जहां से अब और ज्यादा प्रोग्रेस जो है वो पॉसिबल नहीं है। द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2016, ये 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। हैव बीन अमेंडेड पीरियडिकली, लगातार इसमें मॉडिफिकेशन किए गए। अमेंडेड मतलब मॉडिफाई करना। रिफ्लेक्टिंग अ पॉलिसी फ्रेमवर्क इन कांस्टेंट एवोल्यूशन, और ये दर्शाता है कि ये जो पूरी पॉलिसी का स्ट्रक्चर था, फ्रेमवर्क था, इसमें लगातार जो है वो डेवलपमेंट होते रहे। एवोल्यूशन मतलब डेवलपमेंट होता रहना। द इंटेंट इज टू मेक कंपनीज दैट प्रोड्यूस एंड यूज प्लास्टिक इन्वेस्ट इन रिसाइकलिंग प्लास्टिक सो दैट, कह रहा है कि सरकार का इरादा ये था कि कंपनीज जो कि प्लास्टिक को प्रोड्यूस करती हैं या फिर यूज करती हैं, वो इन्वेस्ट करें उनके प्लास्टिक को रिसाइकल करने में, उसी को जो कि वो प्रोड्यूस करती हैं और या फिर यूज करती हैं, सो दैट ताकि अल्टीमेटली लेस प्लास्टिक इज वेस्टेड, कि कम से कम जो प्लास्टिक है वो वेस्ट हो सके, एंड डम्प्ड इन लैंडफिल्स, रिवर, ओशन एंड पब्लिक स्पेसेस, और कम से कम जो प्लास्टिक है उसको हम धरती के अंदर दबाएं, रिवर्स के अंदर दबाएं, ओशंस के अंदर और पब्लिक स्पेसेस के नीचे दबाएं। The paradox is that same qualities that have made plastic ubiquitous, कह रहा है कि कॉन्ट्राडिक्टरी ये है, विरोधाभासी है। पैराडॉक्स का मतलब दो ऐसी बातें जो कि आपस में विपरीत हों। कि पैराडॉक्स ये है कि जो क्वालिटीज प्लास्टिक को यूबिक्यूटस बनाती है, यूबिक्यूटस मतलब यूनिवर्सल बनाती है, मतलब हर जगह वो प्रेजेंट रहती है। एडेप्टेबल टू अ नियर इन्फिनिट रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, मतलब जो प्लास्टिक है इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इतनी ज़्यादा अडेप्टेबल है कि वो हर गुड्स में यूज हो सकती है, हर गुड्स में होती है, हर सामान में होती है। ईजी टू प्रोड्यूस, उसको प्रोड्यूस करना बड़ा आसान है। एसेसिबल टू द रिचेस्ट, अमीरों के पास भी एक तरीके से पहुंच होती है उसकी। एंड द पुअरेस्ट, जो गरीब होता है उसकी भी पहुंच होती है प्लास्टिक तक। एंड द फ्लेक्सिबल इन अ वे दैट मेटल कैन नेवर बी, और इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है कि मेटल कभी नहीं हो सकता। ऑल्सो मेक इट नियर इम्पॉसिबल टू इंसेंटिवाइज कलेक्शन एंड रीयूज, और कह रहा है इसीलिए इम्पॉसिबल है कि हम लोगों को कलेक्ट करना या फिर प्लास्टिक को रीयूज करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें, क्योंकि इतनी ज़्यादा इजीली जो है प्लास्टिक जो है अवेलेबल है। इंसेंटिवाइज का मतलब क्या होता है? दिस इज वाई द रूल्स वर नेसेसरी, कह रहा है इसी वजह से जो रूल्स थे वो जरूरी थे। सिंस 2022, कह रहा है 2022 से, व्हेन द एक्सटेंडेड प्रोटोकॉल रेस्पॉन्सिबिलिटी ईपीआर रिजीम, जो ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी रूल है, रिजीम मतलब रूल है, केम इनटू फोर्स, जब वो फोर्स में आया मतलब जब वो इम्प्लीमेंट हुआ, प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स, जो प्लास्टिक को प्रोड्यूस करते थे, जो इंपोर्ट करते थे, या फिर जो ब्रांड ओनर्स थे, मेकर्स एंड यूजर्स ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग, जो प्लास्टिक को बनाने वाले थे या यूज करने वाले थे पैकेजिंग में, एंड रॉ मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल्स को यूज करते थे या बनाते थे, वर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट, उनको अब एक तरीके से अनिवार्य हो गया था कि वो कलेक्ट करें एंड प्रोसेस प्लास्टिक वेस्ट इक्विवेलेंट टू 35% ऑफ द प्लास्टिक दे इंट्रोड्यूस, और प्लास्टिक को प्रोसेस करें मतलब जब यूज करके एक तरीके से उसको रिसाइकिल के लिए बनाएं, कि जितना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना वो मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका 35% जो है उनको उसको यूज करना था दोबारा और प्रोसेस करना था। ये रूल कब का था? इन 2021-22 का। इंक्रीजिंग टू 70% इन 2022-23, 2022-2023 में रूल्स में मॉडिफिकेशन किए गए और इसी 35% को 70% बना दिया गया।
एंड 100% बाई 2024-25, और 2024-25 तक इसको कितना बना दिया गया, 100% बना दिया गया। द अमेंडमेंट मतलब मॉडिफिकेशन, जो बदलाव किए गए ऑफ 2026 ब्रिंग इन न्यू मैंडेट्स, वो ऐसे कुछ रूल लेके आया जो कि बहुत ज्यादा मैंडेटरी थे, अनिवार्य थे। मैंडेट्स का मतलब होता है ऑर्डर, ठीक है, इंस्ट्रक्शन। दिस टाइम कह रहा है इस बार कंपनीज मस्ट इंश्योर दैट रिसाइकल कंटेंट मेक्स अप अ मिनिमम एंड इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ देयर प्लास्टिक पैकेजिंग एनुअली। कह रहा है कि इस बार कंपनीज को यह सुनिश्चित करना होगा कि जितना वो सालाना प्लास्टिक पैदा कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा उनको रिसाइकल करना होगा, और ये जो रिसाइकलिंग कंटेंट है वो लगातार बढ़ रहा है। फॉर इंस्टेंस कह रहा है कि उदाहरण के रूप में प्रोड्यूसर्स एंड इंपोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स मस्ट इंश्योर कि जो प्रोड्यूसर्स हैं प्लास्टिक के, या फिर इंपोर्ट कर रहे हैं, या फिर ब्रांड ओनर्स हैं, इन्हें यह सुनिश्चित करना होगा दैट रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग, कि ये जो रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग है, रिजिड मतलब बहुत ज्यादा कठोर जो प्लास्टिक पैकेजिंग है, जो कि कैटेगरी 1 के अंतर्गत आती है, कंटेन्स एटलीस्ट 30% रिसाइकल मटेरियल, उसमें 30% जो है रिसाइकल मटेरियल होना चाहिए, एंड राइजिंग टू 60% बाई 2028-29, और इसी परसेंटेज को 60% कर दिया जाएगा 2028-2029 तक, ठीक है। देयर आर ऑल्सो सिमिलर रीयूज ऑब्लिगेशन, कह रहा है कि इसी प्रकार के कुछ रीयूज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कमिटमेंट है जो कि कंपनियों को करनी है। ऑब्लिगेशन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। But strangely, companies that fail to meet their targets in 2025-26, कह रहा है कि ये बहुत अजीब है कि जो कंपनी 2025 और 26 में अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाएंगी, द गेजेटेड नोटिफिकेशन से जो नोटिफिकेशन आया है सरकार की तरफ से, वो ये कहता है मे कैरी फॉरवर्ड द शॉर्ट फॉल फॉर अप टू 3 ईयर्स, कि जो भी उनकी कमी रह जाएगी अपने टारगेट को पूरा ना करने की, वो उस कमी को लगातार 3 साल में पूरा कर सकते हैं, मतलब जो भी डेफिसिट होगा वो आगे बढ़ता चला जाएगा। प्रोवाइडेड दे मेक अप एटलीस्ट अ थर्ड ऑफ द डेफिसिट एनुअली, मगर उसके साथ एक कंडीशन ये है कि जितना भी उनका डेफिसिट होगा, मान लो 60% है, ठीक है, तो अगले साल उसको 1/3 करना ही होगा, मतलब 20% कंप्लीट करना ही होगा। जब 40% बचेगा तो उसके अगले साल उनको फिर से 1/3 करना पड़ेगा 40 का, उसके बाद जो बचेगा फाइनली करना ही होगा। तो ये कंडीशन है। इन इफेक्ट कह रहा है कि वास्तव में दिस मीन्स दैट 2025-26 टारगेट कैन बी मेट इन 2008-29, कि 2025-26 का जो गोल है, टारगेट है, वो 2028 और 29 तक जाकर कंप्लीट होगा, क्योंकि सरकार ने एक तरीके से मोहलत दी है कंपनीज को कि वो 3 साल और एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं। ऑल्सो एट प्रेजेंट कह रहा है कि और इस समय देयर इज नो एविडेंस, इस बात का कोई भी सबूत नहीं है, और इवन अ क्लेम बाय द गवर्नमेंट द्वारा दैट ऑल कंपनीज आर कलेक्टिंग 100% ऑफ देयर ऑब्लिगेशन, कि कंपनीज जो है वो अपना 100% कलेक्ट प्लास्टिक कर रही हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ड्यूटी है। कह रहा है इस बात का ना तो कोई सबूत है, ना ही ऐसा गवर्नमेंट तरफ से क्लेम किया गया है। By the government's own response to parliament, it hovers from 50 to 60%। कह रहा है कि सरकार ने जो जवाब दिया है पार्लियामेंट में, वो ही जो है 50 से 60% तक मंडरा रहा है। हॉवर्स मतलब मंडराना, कि जो कंपनीज है वो अपना 50 से 60% जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कर रही हैं। येट देयर आर नो टारगेट सेट फॉर 2025, कह रहा है कि उसके बावजूद भी 2025 के लिए कोई भी टारगेट सेट नहीं है, और एंड बियॉन्ड, उसके आगे भी कोई भी हमारा ऐसा कोई टारगेट सेट नहीं है। दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट द गवर्नमेंट हैज गिवन अप, कह रहा है कि इससे ये दिखता है कि जो गवर्नमेंट है उसने हार मान ली है, गिवन अप कर दिया है ऑन पुशिंग कंपनीज टू कलेक्ट और रिसाइकिल प्लास्टिक। एक तरीके से कंपनीज को अब वो पुश नहीं कर रहे हैं, फोर्स नहीं कर रहे हैं कि वो प्लास्टिक को कलेक्ट करें और रिसाइकल करें, और has shifted focus to having them use recycled plastic irrespective of how it is sold। या फिर या तो सरकार ने हार मान ली है, या उसका फोकस इस बात में शिफ्ट हो गया है कि अब वो परवाह नहीं कर रही है कि कंपनी जो रिसाइकल्ड प्लास्टिक यूज कर रही है उसका सोर्स क्या है। मतलब अगर कंपनीज कहीं दूसरे जगह से रिसाइकल प्लास्टिक को लेके यूज कर रही हैं, तब भी गवर्नमेंट को उस बात की कोई मतलब फिक्र नहीं है।
देयर आर प्रोविजंस ऑन यूजिंग ट्रेडिंग सर्टिफिकेट्स, कह रहा है कि कुछ रूल्स हैं ट्रेडिंग सर्टिफिकेट्स को यूज करने के। प्रोविजंस का मतलब होता है रूल्स। दैट सजेस्ट, जो कि दर्शाते हैं या सजेस्ट करते हैं, द लॉजिक इज टू लेट मार्केट इकोनॉमिक डिसाइड ऑन व्हाट इज एन एनवायरमेंट प्रॉब्लम। कि लॉजिक ये है कि मार्केट को डिसाइड करने दो, मार्केट की जो इकोनॉमिक्स है उसको डिसाइड करने दो कि हमारे पर्यावरण के लिए क्या नुकसानदेह है। विदाउट अ प्रॉपर रैकनिंग ऑफ कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग टारगेट्स, रैकनिंग का मतलब होता है कैलकुलेशन, कह रहा है कि बिना प्रॉपर कैलकुलेशन की कि कितना हमारा टारगेट जो है वो कलेक्ट हो रहा है, मतलब कितनी ज़्यादा प्लास्टिक कलेक्ट हो रही है, कितनी ज़्यादा रिसाइकिल हो रही है, उसके बिना द न्यू टारगेट्स ऑन रीयूज, दोबारा से नए टारगेट रीयूज के लिए बनाना, विच आर ऑलरेडी इलास्टिक, जो कि पहले से ही फ्लेक्सिबल है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। रिस्क बीइंग इग्नोर्ड, कह रहा है कि रिस्क को लगातार इग्नोर किया जा रहा है, खतरे को इग्नोर किया जा रहा है। दस अंडरमाइनिंग द इंटेंट ऑफ द ईपीआर, इससे जो ईपीआर है, जो इन्होंने जो रूल आया है उसका जो इरादा है, इंटेंट है, वो लगातार कमजोर हो रहा है। अंडरमाइनिंग मतलब वीकनिंग, ठीक है, जो लगातार कमजोर हो रहा है। समझ में आया? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द पैसेज। अब इसमें हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजीम विच केम इनटू फोर्स इन 2022, सही है यहाँ तक तो, रिक्वायर्ड कंपनीज टू प्रोसेस 100% ऑफ देयर प्लास्टिक वेस्ट बाई 2024-25। मेरे हिसाब से 25-26 था, है नहीं, ठीक है 2024-25 ही है, तो पहला करेक्ट है। The 2026 amendment mandate the category 1 rigid plastic packaging must contain at least 30% recycled material. हाँ, ये एकदम सही है। According to the government response to parliament, companies are currently meeting 100% of their plastic collection obligation. नहीं, 50 से 60% कर रही हैं, जो पैसेज में बताया गया है कि गवर्नमेंट ने जो अपना पार्लियामेंट में रिस्पॉन्स दिया है उनके हिसाब से जो कंपनीज है वो अपने टारगेट का 50 से 60% जो है वो कर पा रही हैं। तो ओनली 1 and 2 correct. Which of the following statement is are incorrect according to the passage? कौन सा incorrect है? The plastic waste management rules were introduced in 2010, नहीं 2016 में हुआ था, तो ये तो गलत है, तो ये तो आंसर ही है। Companies that fail to meet their 2025-26 targets can carry forward the shortfall for up to 3 years. हाँ, ये एकदम सही है। The new rules allow for the use of trading certificates, suggesting a shift toward a market-based environmental solution. थर्ड भी हमारा सही है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो ओनली फर्स्ट जो है आंसर होगा, ठीक है। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग एवोल्यूशंस आर ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द पैसेज। स्टेटमेंट बताओ कि ये ट्रू है या फॉल्स है। द क्वालिटीज दैट मेक प्लास्टिक यूजफुल, कह रहा है कि ऐसी क्वालिटीज जो प्लास्टिक को यूजफुल बनाती हैं, such as flexibility and ease of production also make it extremely difficult to incentivize its collection and reuse। क्योंकि जो प्लास्टिक है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और आसानी से प्रोड्यूस हो सकती हैं, वही क्वालिटीज़ जो है एक तरीके से लोग उसका फिर कलेक्शन नहीं करते हैं, रीयूज़ नहीं करते हैं, तो ये बात एकदम सही है, ट्रू है। The 2026 amendments have set even stricter and higher collection target for the period of 2025 and beyond compared to previous years। नहीं, जो कह रहा है कि 2026 के जो क्या कहते हैं अमेंडमेंट्स है उसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट और हाइयर टारगेट्स हैं, कलेक्शन टारगेट है, मगर पैसेज में बताया गया है कि इस बार का कोई टारगेट ही नहीं है और आगे आने वाले सालों का भी कोई टारगेट नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रू और फॉल्स, सी हमारा करेक्ट आंसर है। What is the potential consequence of allowing companies to carry forward their 2025-26 shortfall? कह रहा है कि कंपनी को जो अलाउ किया जा रहा है कि वो अपने जो टारगेट है उसको 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसका क्या परिणाम होगा। इट इंश्योर दैट 100% रिसाइकलिंग टारगेट इज मेट मच अर्लियर देन 2024, गलत। इट अलाउ द टारगेट मीट फॉर 2025 टू बी डिलेड अंटिल 2028-29, हाँ ये एकदम सही है। इट इन्फोर्सेस कंपनी टू स्टॉप यूजिंग रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग, कहीं नहीं बताया गया। इट एलिमिनेट द नीड फॉर ट्रेडिंग सर्टिफिकेट इन द प्लास्टिक, कोई मतलब नहीं है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। Why does the author describe the new recycled content mandates as strange और problematic? कह रहा है कि क्यों जो नया रिसाइकिल एक तरीके से रूल आए हैं जो कि जरूरी है फॉलो करना, उस ऑथर ने उसको काफी ज्यादा स्ट्रेंज बताया है और समस्या वाला बताया है। Because they require metal to be used in category 1 packaging instead,
कह रहा है क्योंकि इसमें कैटेगरी 1 में मेटल का यूज करना पड़ेगा, नहीं ऐसा कहीं नहीं बताया गया है। बिकॉज दे फोकस ऑन मेटल रिसाइकलिंग रादर देन प्लास्टिक कलेक्शन, नहीं। कह रहा है कि इसमें क्या है कि फोकस हमारा रहेगा मेटल की रिसाइकलिंग में, ना कि प्लास्टिक कलेक्शन में, तो ऐसा कहीं नहीं बताया गया है। बिकॉज दे आर पेयर्ड विद इलास्टिक टाइमलाइन दैट रिस्क बीइंग इग्नोर्ड, कह रहा है क्योंकि जो ये रूल्स हैं उनको इलास्टिक टाइमलाइंस के साथ जोड़ा गया है। इलास्टिक मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल टाइमलाइंस, जिसका कोई भी स्ट्रिक्ट एक तरीके से डेट नहीं है कि कब तक टारगेट को पूरा करना है, तो उससे जो है वो लगातार रिस्क का खतरा उसमें नज़रअंदाज का इग्नोर करने का बना रहेगा। तो यही है सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज। बिकॉज द गवर्नमेंट क्लेम्स कंपनीज आर ऑलरेडी एट 100% कैपेसिटी, नहीं, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। ये आज का क्लोज टेस्ट है, ठीक है, एक बार पढ़ के देखो फिर स्टार्ट करते हैं। द एग्जैक्ट डैश रिमेन डैश, कह रहा है कि कुछ जो है वो क्या है अभी पता नहीं, बट द ऑपरेशन टू डैश हिम फ्रॉम द ग्राउंड इन हॉस्टाइल टेरिटरी वॉज ह्यूजली कॉम्प्लेक्स, मतलब है कि जो ऑपरेशन था उसको बचाने का, जो कि एक तरीके से दुश्मन की टेरिटरी से, वो बहुत ही ज़्यादा जटिल था। डजन्स ऑफ स्पेशल फोर्सेस, कह रहा है कि बहुत सी जो स्पेशल फोर्सेस थी, एज वेल एज यूएस वॉर प्लेन्स, साथ ही साथ जो यूएस के वॉर प्लेन्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, वर इन्वॉल्व इन द प्लान, इस प्लान में वो भी इन्वॉल्व थे, अलॉन्ग विद द सीआईए, और सीआईए भी उनके साथ थी। यूएस मीडिया रिपोर्टेड, ऐसा यूएस मीडिया में बताया गया है। ऑन संडे, कह रहा है रविवार को, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड ऑन सोशल मीडिया, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया में कहा, वी हैव रेस्क्यूड द सीरियसली वुंडेड, हमने बचा लिया है जो बहुत ही ज़्यादा घायल है, एंड रियली ब्रेव, बहुत ही ज़्यादा बहादुर है, F-15 क्रू मेंबर ऑफिसर, जो F-15 के क्या कहते हैं क्रू का मेंबर था, फ्रॉम डीप इनसाइड द माउंटेन्स ऑफ ईरान, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो पहाड़ियाँ हैं उनकी गहराई से उसको बचा लिया गया है पायलट को। बट द एयरमैन्स डैश बिगन ऑन फ्राइडे विद रिपोर्ट दैट एन F-15 जेट, कह रहा है कि एयरमैन का जो टफ टाइम था वो फ्राइडे को स्टार्ट हुआ, जब रिपोर्ट्स आने लगी कि जो F-15 जेट विच वॉज कैरिंग अ वेपन, जो कि वेपन ले जा रहा था, सिस्टम ऑफिसर्स थे उसके साथ, पायलट था, हैड बीन शॉट डाउन ओवर सदर्न ईरान, वो सदर्न ईरान में उसको शॉट डाउन कर दिया गया, गिरा दिया गया है। The incident was the first in which a US fighter jet was shot down by enemy fire in more than 20 years, कह रहा है कि ये पहली घटना है जब यूएस फाइटर जेट जो है वो दुश्मन द्वारा गिरा दिया गया है, और लगभग 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं, ऐसी पहली घटना आई है सामने। The two US military personnel on board the F-15E Strike Eagle managed to dash from the aircraft, कह रहा है कि जो दो मिलिट्री पर्सनल थे जो उस प्लेन को उड़ा रहे थे, वो एक तरीके से उससे निकलने में कामयाब रहे उस एयरक्राफ्ट से जब वो शॉट डाउन हुआ। द पायलट वॉज रेस्क्यूड, तो पायलट को तो बचा लिया गया द सेम डे, उसी दिन, बट द सेकेंड क्रू मेंबर्स वॉज मिसिंग, मगर जो दूसरा मेंबर था वो मिसिंग था। अब बताओ इसमें क्या फिल कर सकते हैं। द एग्जैक्ट डैश रिमेन डैश लॉजिस्टिकल, लॉजिस्टिकल का मतलब होता है प्लानिंग से रिलेटेड, तो एग्जैक्ट लॉजिस्टिकल कोई मतलब नहीं है। टेरिटरीज का मतलब होता है एरिया, कोई मतलब नहीं है। सरकमस्टांसेस का मतलब होता है स्थिति, परिस्थिति, हाँ हो सकता है। कैजुअलिटी का मतलब होता है किसी जान माल का नुकसान, तो कोई मतलब नहीं है। तो द एग्जैक्ट सरकमस्टांसेस, कह रहा है कि एग्जैक्ट परिस्थितियां क्या हैं, रिमेन, अच्छा देखो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से जो नाउन है वो प्लूरल है, इसी वजह से यहाँ पे प्लूरल वर्ब आई है, तो इससे भी हम पता कर सकते हैं। तो द सर्कमस्टांसेस रिमेन, जो परिस्थितियां हैं वो क्या है, क्लासिफाइड हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सीक्रेट है, गोपनीय है, नहीं। मैंडेटरी है, अनिवार्य है, नहीं। प्रोहिबिटेड है, बैन है, नहीं। अनक्लियर है, स्पष्ट नहीं है, हाँ ठीक है। तो कह रहा है कि जो परिस्थितियां हैं वो अभी भी अनक्लियर है, बट द ऑपरेशन टू डैश हिम फ्रॉम द ग्राउंड इन हॉस्टाइल टेरिटरी वॉज ह्यूजली कॉम्प्लेक्स, मगर जो ऑपरेशन था उसको दुश्मन की टेरिटरी से बचाने का वो काफ़ी ज़्यादा जटिल था। एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का क्या मतलब है यहाँ पे, बचाना हो सकता है। समन का मतलब बुलाना, रिक्रूट का तो मतलब नहीं आएगा, डिप्लॉय का मतलब तैनात करना, तो बेस्ट यहाँ पे क्या है, एक्सट्रैक्ट। बट द ईयर्स मैन डैश बिगन ऑन फ्राइडे, एक तरीके कह रहा है कि जो उसका कठिन समय था वो फ्राइडे को स्टार्ट हुआ, जब रिपोर्ट्स आई कि जो F-15 है उसको मार गिराया गया है। तो कैंपेन का मतलब तो अभियान है, यहाँ कोई मतलब नहीं है।
ऑर्डियल का मतलब होता है स्ट्रगल, ठीक है। तो जो उसका स्ट्रगल था वो फ्राइडे को स्टार्ट हुआ था। म्यूटनी का मतलब होता है विरोध, तो इसका कोई मतलब नहीं है। कमीशन का मतलब या तो आयोग या फिर आदेश। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है, बट द एयरमैन स्ट्रगल बिगेन ऑन फ्राइडे। The two US military personnel on board the F-15E Strike Eagle managed to dash from the aircraft। कह रहा है कि जो दो पर्सनल थे वो उससे, जो एयरक्राफ्ट था उससे निकलने में सक्सेसफुल रहे थे। डिसएम्बार्क का मतलब होता है व्हीकल से उतरना, तो कोई मतलब नहीं है। डिटैच का मतलब होता है अलग होना। डिफेक्ट का मतलब कोई मतलब नहीं। यहाँ पे इजेक्ट, तो एयरक्राफ्ट के जो पायलट होते हैं वो इजेक्ट होते हैं किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में। तो डी जो है हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब ये पहला दंबल है, एक बार खुद से करके देखो, ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू दिस मूव, कह रहा है कि इस मूव के रिस्पॉन्स में नियरली 400 कल्चरल प्रोफेशनल, कह रहा है कि नियरली जो 400 कल्चरल प्रोफेशनल हैं, हैव साइंड एन ओपन लेटर, उन्होंने एक लेटर जो है वो साइन किया है, डिमांडिंग ग्रेटर क्लियरिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट से एक तरीके से स्पष्ट रूप से क्लियरिटी चाहते हैं कि आखिरकार वो जो डिसीजन है किस तरीके का है। तो क्या ये पहला सेंटेंस हो सकता है? इन रिस्पॉन्स टू दिस मूव के रेस्पॉन्स में, नहीं, ये तो पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शंस ऑफ 20th सेंचुरी मैक्सिकन आर्ट इज सेट टू बी एक्सपोर्टेड टू स्पेन अंडर एन एग्रीमेंट विद बैंको सतंदर। कह रहा है कि दुनिया की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 20th सेंचुरी मैक्सिकन आर्ट का कलेक्शन है वो स्पेन जो है उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है एक एग्रीमेंट के तहत। क्या ये पहला सेंटेंस हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि ये टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा है। दे आर पर्टिकुलरली कंसर्न, कौन कौन लोग चिंतित हैं, अबाउट द वर्क्स ऑफ फरीदा कहलो। क्या ये पहला सेंटेंस हो सकता है? नहीं हो सकता। दिस कंट्रोवर्शियल, दिस किसके लिए यूज किया है, कौन सा कंट्रोवर्शियल डिसीजन, किस विवादित डिसीजन के लिए? नहीं हो सकता। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है? बी है, ठीक है। अब बी के बाद क्या होगा? क्या हम ये कह सकते हैं इन रेस्पॉन्स टू दिस मूव, इस मूव के रेस्पॉन्स में, क्योंकि बी में जो बात की गई है कि ये एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं आर्ट को, हो सकता है। मगर उससे पहले एक चीज देखो, यहाँ डी में बताया गया है कि ये जो कंट्रोवर्शियल डिसीजन है, विवादित डिसीजन है, टू रीलोकेट द कलेक्शन, की जो कलेक्शन है उसको अलग जगह ले जाने का, हैज स्पार्क्ड इमेंस आउटरेज, उसने काफी ज्यादा गुस्सा भड़का दिया है अमंग मैक्सिकोस कल्चरल कम्युनिटी, जो मैक्सिको की कल्चरल कम्युनिटी है, ठीक है। तो यहाँ पता चला कि बात यहाँ पे मैक्सिको की हो रही है और जो मैक्सिको की कल्चरल कम्युनिटी है वो काफी ज्यादा गुस्सा है। तो बी से हम डी आ सकते हैं। उसके बाद ये कह सकते हैं कि उस जब ये गुस्सा उस्सा भड़क गया और ये जो उन्होंने मूव ले लिया डिसीजन का, इस मूव के रिस्पॉन्स में 400 कल्चरल जो प्रोफेशनल थे उन्होंने ये ओपन लेटर साइन किया। तो बी डी ए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। तो बी डी ए सी, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।